स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज से हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर 17 MJ 17 करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस है, रांची यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर 7। तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए। यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस आपको यूनिट वाइज कराए जाएंगे लाइन से। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पहुंचेगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते जाऊंगा, आपके पेज पे आता जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको यूट्यूब खोलते दिखाई देगा, अदरवाइज फिर आपको चैनल नहीं मिलने वाला। चलिए यहाँ पर मैं समझते हैं कि आखिर हमको सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले है यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? वैश्वीकरण, अवधारणाएं और परिप्रेक्ष्य। मैं कोशिश किया एकदम ईजी वर्ड में बनाने का आंसर। ठीक है। MJ 16 तो आप देख लिए होंगे, 4 उसमें वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं, और भी हो सकते हैं। वैश्वीकरण को समझना और इसके वैकल्पिक दृष्टिकोण, राजनीतिक पक्ष समझेंगे, संप्रभुता और क्षेत्रीयता पर बहस समझेंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर इसका महत्व समझेंगे, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, TNCS हो गया, इन सबको हम लोग समझेंगे। यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे? समकालीन वैश्विक मुद्दे, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? पारिस्थितिकी मुद्दे। ठीक है, जिसमें आपको आता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों का ऐतिहासिक अवलोकन। अगला आता है जलवायु परिवर्तन। फिर पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में, जिसमें गैर राज्य अभिकर्ता राज्य आतंकवाद, 9/11 जो हमला था उसका घटनाक्रम, उसके बाद प्रवासन, माइग्रेशन क्या है उसको समझेंगे। फिर यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैश्विक परिवर्तन, शक्ति और शासन से संबंधित क्वेश्चंस। तो चलिए अब मैं कराता हूँ यहाँ जो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उन्हीं को करा रहा हूँ। अगर आप इस सीरीज को आप लाइन से देख सकते हैं, 20 से 25 वीडियो आप देख लेते एग्जाम से पहले, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि आप क्या देखिए, ये पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3, पार्ट 4, बस आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यही मैंने कोशिश किया इस बार कि सेमेस्टर 7 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी मेजर का हो, उनका तैयारी बिल्कुल लाइन से हो, सीरियल वाइज हो। वैश्वीकरण को समझाइए तथा इसके वैकल्पिक दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। भूमिका लिखेंगे, वैश्वीकरण आधुनिक विश्व की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, वैश्वीकरण है क्या? चलिए इसको मैं समझा रहा हूं नीचे। इसके कारण दुनिया के अलग अलग देश, मतलब व्यापार क्या होता है ना, कि अलग अलग देश जब एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, यही है आपका ये वैश्वीकरण। तकनीक, शिक्षा, संस्कृति और विचारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आज किसी एक देश की घटना का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। वैश्वीकरण का अर्थ जानिए। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के विभिन्न देशों और समाजों का आपस में अधिक जुड़ना। इसके कारण लोगों, वस्तुओं, पूंजी, तकनीक और विचारों का एक देश से दूसरे देश तक आना जाना आसान हुआ है। इससे दुनिया छोटी और अधिक जुड़ी हुई दिखाई देने लगी है। आर्थिक वैश्वीकरण की बात करें तो इसमें देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और व्यापारों का आदान प्रदान बढ़ता है। बड़ी कंपनियां भी कई देशों में अपना व्यापार करती हैं। उदाहरण के लिए एक वस्तु का उत्पादन एक देश में और उसकी बिक्री कई दूसरे देशों में हो सकती है। राजनीतिक वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण के कारण देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, WTO और IMF। इससे देशों के बीच सहयोग और आपसी निर्भरता बढ़ती है। आगे देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्मों और शिक्षा के माध्यम से अलग अलग देशों की भाषा, खान पान, पहनावा और विचार दूसरे देशों तक पहुंचते हैं। इससे विभिन्न समाजों के लोग एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। अगला है वैश्वीकरण का सकारात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण से व्यापार, रोजगार, तकनीक और ज्ञान के अवसर बढ़ते हैं। देशों के बीच सहयोग भी मजबूत होता है। विकासशील देशों को नई तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाभ मिल सकता है। वैश्वीकरण का नकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो इस दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण के से आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। बड़ी कंपनियों का प्रभाव बढ़ने से छोटे व्यवसायों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति और छोटे उद्योगों पर भी बाहरी प्रभाव बढ़ सकता है। आगे देखें वैकल्पिक दृष्टिकोण। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण को केवल आर्थिक रूप में नहीं देखना चाहिए। इसका प्रभाव राजनीति, समाज, संस्कृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए वैश्वीकरण को समझने के लिए उसके अलग अलग पक्षों और प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। निष्कर्ष देखें तो अंततः वैश्वीकरण ने दुनिया के देशों को पहले की तुलना में अधिक करीब ला दिया है। इसके लाभ और हानि दोनों हैं। इसलिए हमें वैश्वीकरण को एक ही दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों से समझना चाहिए।
चलिए, तो यहाँ पर में हमारा खत्म होता है क्या, आपका वैश्विक दृष्टिकोण। ठीक है, जो आपका क्या बोले, एक तरह से वैश्वीकरण है, उसके बारे में हमने पढ़ा, इसका अर्थ पढ़ा। आर्थिक वैश्वीकरण क्या है उसको समझे हम लोग, राजनीतिक वैश्वीकरण को समझे, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों समझे, वैकल्पिक दृष्टिकोण समझे और निष्कर्ष लिखे। अब अगला प्रश्न बनता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से संप्रभुता और क्षेत्रीयता पे बहस कीजिए। भूमिका, संप्रभुता और क्षेत्रीयता किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति रखता है, जबकि क्षेत्रीयता का संबंध राज्य की निश्चित भौगोलिक सीमा और उस सीमा पर उसके अधिकार से है। वैश्वीकरण के कारण इन दोनों की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हुई है। संप्रभुता का अर्थ समझते हैं। संप्रभुता का अर्थ है कि किसी देश को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। कोई दूसरा देश उसके निर्णय में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्षेत्रीयता का अर्थ देखें, किसी राज्य का आपने ध्यान से सुनिए, संप्रभुता का मतलब क्या हमने बताया कि किसी देश को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। वो क्या आपका संप्रभुता, कोई दूसरा देश उसके निर्णयों में सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्षेत्रीयता का अर्थ है कि राज्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में राज्य का कानून प्रशासन लागू होता है। राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा भी करता है। अब वैश्वीकरण संप्रभुता है क्या, देखिए, वैश्वीकरण के कारण दो देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध बढ़ते हैं। ठीक है, इससे कई बार देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समझौतों के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस कारण कुछ लोग का मानना है कि वैश्वीकरण से राज्यों की स्वतंत्रता कुछ हद तक प्रभावित भी हुई है। संप्रभुता के पक्ष में विचार देखें तो कई विद्वानों के अनुसार वैश्वीकरण के बावजूद राज्य आज भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रत्येक देश को अपने कानून, नीति, सुरक्षा तय करने का अधिकार है, इसलिए संप्रभुता पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसके स्वरूप में बदलाव आता है। अगला क्या बनता है, क्षेत्रीयता और वैश्वीकरण। तभी हमने क्या देखा, संप्रभुता के साथ वैश्वीकरण को देखा और अभी क्षेत्रीयता के साथ देख रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण इंटरनेट, व्यापार और संचार के राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व को कुछ क्षेत्रों में कम किया है। लोग और कंपनियां आसानी से दूसरे देशों से जुड़ सकते हैं, फिर भी राज्य की भौगोलिक सीमा, सुरक्षा और कानून का महत्व आज भी बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझा कि यहाँ पर में वैश्वीकरण, भले यहाँ पर में क्षेत्रीयता अपनाया गया है, लेकिन फिर भी राज्य में भौगोलिक सीमा, सुरक्षा और कानून का महत्व आज भी बना हुआ रहता है। क्षेत्रीयता पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है, देखिए, वैश्वीकरण के कारण इंटरनेट, व्यापार और संचार ने राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व को कुछ क्षेत्रों में कम किया है। लोग और कंपनियां आसानी से दूसरे देश से जुड़ सकते हैं, फिर भी राज्य की भौगोलिक सीमा, सुरक्षा और कानून का महत्व आज भी बना हुआ है। संप्रभुता और क्षेत्रीयता का पर प्रमुख बहस देखते हैं। मुख्य बहस, एक पक्ष मानता है कि वैश्वीकरण के कारण राज्यों की शक्ति और सीमाओं का महत्व कम हो रहा है। दूसरा पक्ष मानता है कि राज्य अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य इकाई है और उनकी संप्रभुता महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः देखिए तो वैश्वीकरण ने संप्रभुता और क्षेत्रीयता की प्रकृति में परिवर्तन जरूर किया है, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं किया है। ठीक है, मतलब वैश्वीकरण के कारण संप्रभुता और क्षेत्रीयता थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ा इसमें, लेकिन उसका अधिकार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी राज्य अपने क्षेत्र, कानून, सुरक्षा और राजनीतिक निर्णय का महत्वपूर्ण अधिकार रखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के दौर में संप्रभुता और क्षेत्रीयता का रूप बदला है, उनका महत्व नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अभी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थ और इसका महत्व क्या है। व्याख्या कीजिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब होता क्या है। तो चलिए भूमिका समझते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था आधुनिक विश्व की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था आधुनिक विश्व की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश, पूंजी और तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। आज किसी देश की आर्थिक स्थिति का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 बना हुआ है, पार्ट 3 भी बना हुआ है, पार्ट 4 भी बना हुआ है, जाके आप देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो MJ 16, 17 सब मिलेगा आपको।
पड़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थ समझे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और संसाधनों का आदान प्रदान होता है। इसके कारण देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर अधिक निर्भर हो जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का महत्व बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि समझिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण देशों के बीच आयात और निर्यात बढ़ता है, मतलब खरीद बिक्री बढ़ता है। देश अपनी जरूरत की वस्तुएं दूसरे देशों से खरीद सकते हैं और अपनी वस्तुओं को विदेशी बाजारों में बेच सकते हैं। इससे उत्पादकों को बड़े बाजार मिलते हैं और उपभोक्ताओं को आधुनिक वस्तुओं के विकल्प प्राप्त होते हैं। आर्थिक विकास के महत्व देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था से देशों को नए बाजार, विदेशी निवेश और व्यापार के अवसर मिलते हैं। इससे उत्पादन बढ़ सकता है और देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है। विकासशील देशों को विदेशी पूंजी और तकनीक मिलने से अपने उद्योगों को विकसित करने में सहायता मिलती है। रोजगार के अवसर बढ़े तो विदेशी कंपनियों और नए उद्योगों के आने से रोजगार में नए अवसर पैदा होते हैं। इससे लोगों की आय बढ़ सकती है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही नए क्षेत्रों में काम करने के लिए लोगों को नए कौशल सीखने का अवसर भी मिलता है। तकनीक और ज्ञान का आदान प्रदान वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण एक देश की नई तकनीक और ज्ञान दूसरे देशों तक आसानी से पहुंचते हैं। इससे उत्पादन और काम करने के तरीकों में सुधार होता है। तकनीकी विकास से वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने और कम समय में अधिक उत्पादन करने में मदद मिलती है। देशों की आपसी निर्भरता की बात करें तो आज देश अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए किसी एक बड़े देश में आर्थिक संकट आने पर उसका प्रभाव दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसी कारण देशों के बीच आर्थिक सहयोग और अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक हो गया है। वैश्विक संस्थाओं का महत्व समझें तो जैसे IMF हो गया, ठीक है, IMF हो गया, विश्व बैंक और WTO जैसी संस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएं देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं। इनके माध्यम से देशों को आर्थिक सहायता, सलाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। निष्कर्ष देखें तो अंततः वैश्विक अर्थव्यवस्था ने दुनिया के देशों को आर्थिक रूप से एक दूसरे के करीब ला दिया है। गाइस सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और आपको अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो कमेंट कीजिए लिंक। उसमें मैं लाइव क्लास और न्यू वीडियोस के अपडेट डालता रहूंगा। माइनर पेपर का तैयारी भी मेरे चैनल पे हो चुका है। इससे व्यापार, निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसके साथ आर्थिक समानता और आर्थिक संकट के तेजी से फैलने जैसी चुनौतियां भी हैं। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ सभी देशों और लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। अब अगला पढ़ते हैं, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैश्विक राजनीति जो है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारों की व्याख्या करना है। इसमें अलग अलग संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमिका, कि वैश्विक राजनीतिक जो है अर्थव्यवस्था का संबंध विश्व के विभिन्न देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था के आपसी संबंधों से है। आज व्यापार, पूंजी, ऋण और कंपनियों के कारण सभी देश एक दूसरे से जुड़े हैं। इस व्यवस्था में IMF, विश्व बैंक, WTO और TNCS का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बना दिया है, जैसे IMF का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर इसी से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा गाइस, तब मिलेगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ये जो IMF है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, ये वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और क्या है, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। IMF का प्रमुख कार्य देखें तो आर्थिक संकट का सामना कर रहे देशों को ऋण और वित्तीय सहायता देना। ठीक है, देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सलाह और सुझाव देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में सहायता करना, देशों के बीच मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। सरल शब्दों में समझे तो IMF जो है आर्थिक कठिनाइयों के समय देशों को वित्तीय सहायता और आर्थिक सलाह देने वाली संस्था है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक जिसको आप कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है।
ठीक है, मतलब एक बैंक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, जो सभी देशों को फंड देता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता करना तथा गरीबी को कम करने में मदद करना है। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य, विकासशील देशों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है एक तरह से। सड़क, बिजली, शिक्षा व्यवस्था और पानी जैसी विकास परियोजनाओं में सहायता देता है। गरीबी कम करने और रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं को सहायता देना। विकास से जुड़े विषयों पर देश को तकनीकी सलाह और विशेषज्ञ सहायता देना। सरल शब्दों में समझे तो विश्व बैंक मुख्य रूप से देशों के दीर्घकालीन विकास कार्यों में आर्थिक सहायता करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यही सब ऑनलाइन क्वेश्चन बनता है। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच व्यापार को नियमों के आधार पर व्यवस्थित करना है। WTO का प्रमुख कार्य क्या है? चलिए देखते हैं इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कार्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम और समझौते तैयार करना, देशों के बीच व्यापार को आसान और व्यवस्थित बनाना, व्यापार से जुड़े देशों के विवादों को सुलझाने में सहायता करना, व्यापार में अनावश्यक बाधाओं को कम करने का प्रयास करना, विश्व स्तर पर मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना। सरल शब्दों में समझे तो WTO देशों के बीच व्यापार को निश्चित नियमों के अनुसार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। TNCS क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है। TNCS का ये क्या हो जाएगा? ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनका व्यापार और उत्पादन एक से अधिक देशों में फैला हुआ है। इनका मुख्यालय एक देश में हो सकता है, लेकिन इसकी गतिविधियां कई देशों में होती है, जैसे मोबाइल कंपनी सब हो गया है ना। TNCS के प्रमुख कार्य क्या है? विभिन्न देशों में कारखाने और व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, अलग अलग देशों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं बिक्री करना, दूसरे देशों में पूंजी और तकनीक का निवेश करना, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को आपस में जोड़ना। सरल शब्द में समझे तो TNCS जो है ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कई देशों में व्यापार और उत्पादन का कार्य करती है। निष्कर्ष देखें तो अंततः IMF, विश्व बैंक, WTO और TNCS जो है वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार है। IMF आर्थिक संकट में सहायता करता है, विश्व बैंक विकास कार्यों में सहयोग देता है, WTO क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को व्यवस्थित करता है, और TNCS जो है विभिन्न देशों में व्यापार एवं उत्पादन को बढ़ावा देता है। इन सभी के कारण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमने क्या पढ़ा? TNCS के बारे में पढ़ा, WTO के बारे में पढ़ा, विश्व बैंक के बारे में पढ़ा और IMF के बारे में पढ़ा। तो यहां पर हमारा होता है पार्ट 1 कंप्लीट। इसके आगे का क्वेश्चन आपको मिलेगा पार्ट 2 में। आप लाइन से बस ये पार्ट 3, 4 जो बना हुआ है इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका तैयारी खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।